गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 27 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग यहाँ पे चार टॉपिक लेके आए हैं और ये चारों टॉपिक अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं। पहले वाला जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन से मेजरली हम लोग करेंगे। इसे हम लोग क्लाइमेट चेंज वाले पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग उसके इम्पैक्ट के तौर पे इसको हम कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस में भी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है जैसे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको एज एन एग्जाम्पल के रूप में आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हो मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अच्छा है, अच्छा बढ़िया आर्टिकल है। उसके अलावा ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से, खासकर हमारे जो जुडिशियल जो वाला पार्ट आता है, जुडिशरी वाला पॉलिटी वाले सेक्शन से, वहां से इसको हम लोग कवर करेंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये अभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इसकी डिमांड काफी समय से हो रही है। और इसका बेनिफिट क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बढ़िया टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बिहार, आंध्र प्रदेश, कई दूसरे स्टेट हैं जो काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दिया जाए। तो आज इस आर्टिकल में हम लोग कवर करेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, इनको बेनिफिट क्या होता है और क्यों बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक भी आपका मेजरली मेंस के परस्पेक्टिव से ही कवर करेंगे। 90%, 10% इसकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए हो सकती है। उसके अलावा फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, ये वाला टॉपिक मेंस के परस्पेक्टिव से है। और ये आज हम लोग थोड़ा सा नया डायमेंशन करेंगे। हालांकि इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कई बार बात कर चुके हैं हम लोग शायद पास्ट में, लेकिन आज इसके लिए एक अंदर स्पेशल कैटेगरी डालेंगे हम लोग। स्पेशल कैटेगरी, तो ये भी टॉपिक अच्छा है काफी मेंस के परस्पेक्टिव से, तो बने रहें इस पर, आर्टिकल में मजा आएगा आपको करने में। ठीक है जी, लेकिन पहले ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोकेशन देखें। देखिए ये अगर आप देखिए तो हमारा साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। और यहाँ पे हमारा पड़ता है सदर्न अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे अपना है अंटार्कटिका, राइट। और इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ओशन आता है सदर्न ओशन, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब जो अंटार्कटिका के आसपास ओशन है उसे हम लोग सदर्न ओशन कहते हैं। तो ये तो लोकेशन की थोड़ी सी आपको बता दिया। हल्का सा लोकेशन आप और देखें। देखिए ये है अंटार्कटिका, नजर आ रहा होगा आपको। कुछ लोकेशन देखनी है, अंटार्कटिका पेनिनसुला आपको यहाँ पे नजर आएगा। रोनी आइस शेल्फ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। फ्लिंचर आइस शेल्फ, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये फ्लिंचर आइस शेल्फ है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आइस शेल्फ इसको माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। फ्रिंच ये जो फिंचर फिचनर जो आइस शेल्फ है ना, इसका एक छोटा टुकड़ा यहां से टूट गया। इसको मैं थोड़ा रेड कलर में ले लेता हूँ। यहां से टूट गया और टूट के सेपरेट हो गया। हालांकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1986 लिखा हुआ है। 1986 में टूट गया था, लेकिन इसका जो बेस है, मतलब जैसे हमारा बहुत बड़ा ये पार्ट है, इस ये टूट गया था, सेपरेट हो गया था इस तरह से, इस पार्ट से। लेकिन इसका जो बेस है ना, वो अभी भी बॉटम के साथ थोड़ा अटैच था। अब ये टूटा तो हुआ था लेकिन ये आगे नहीं खिसक रहा था, बेसिकली क्योंकि बेस अटैच था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये थिन होता चला गया। ऊपर से आइस मेल्ट होती चली गई, नीचे से थोड़ी बहुत मेल्ट हुई, क्योंकि पानी गर्म होता है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जो हॉट वाटर होता है वो नीचे से इसको मेल्ट कर देता है। तो जैसे ये थोड़ा सा थिन हुआ, ये इस जो बॉटम से पार्ट जुड़ा हुआ था इससे अभी सेपरेट हो चुका है और ये अलग अपने आप में ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो छोटा सा आपको बर्ग नजर आ रहा है, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आइस के, जो पानी में तैरते रहते हैं, उसे हम लोग आइस बर्ग कहते हैं। ये यहाँ से टूटा और इसने अपनी जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट किया। देखिए जनवरी 2023, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये नवंबर, तो इस समय यहाँ पे है ये। और चलते चलते हो सकता है ये आगे की तरफ जाए, और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड होता है जिसे साउथ जॉर्जिया कहते हैं, और हो सकता है इसके साथ ये टकराए। हालांकि इस आइलैंड के कंपैरिजन में इसका साइज उतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये टकराएगा और यहाँ पे स्टेशनरी हो सकता है कुछ समय के लिए, जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि बड़ा आइसबर्ग है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर भी काफी कम है। तो इसको मेल्ट होने में कुछ महीने कुछ सालों का समय लग सकता है। तो ये तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा, रोनी आइस शेल्फ के बारे में पूछ सकता है कि दिस इज शेल्फ वेस्ट ऑफ विच आइस शेल्फ, ईस्ट ऑफ विच आइस शेल्फ। ठीक है। ये जो आपका फिल्चनर जो आइस शेल्फ है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अंटार्कटिका, जॉर्जिया, अटलांटिक, कुछ भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल वो दे सकता है एग्जाम में ऑप्शंस।
तो आपको ये चूज करना रहेगा। तो इसकी थोड़ी सी जर्नी है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, और मेजर आपको जो पता होना चाहिए इसका नाम है A23A। ठीक है, A23A इसका नाम है आइसबर्ग का, और ये जो टूटा है वो है अपनी फिल्चनर आइस शेल्फ से। इतना सा प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बाकी जो छोटी मोटी चीजें कंटेंट वाली हैं वो थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे डाल ही दिया है। तो रोनी आइस शेल्फ आपने देख लिया, फिल्चर आपने देख लिया, 1986 आपने देख लिया। वैंडल सी, वैंडल सी देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सी है यहाँ पे छोटा सा, इसे वैंडल सी कहते हैं। ठीक है, जो कि सदर्न ओशियन का पार्ट है, क्योंकि जो सी होते हैं वो ओशियन का छोटा पार्ट होते हैं। तो ये आपका वेंडल सी है जिसके अंदर से क्रॉस कर रहा है। तो आपसे एग्जाम में वैसा पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि रिसेंटली A23A आइसबर्ग विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज फ्लोटिंग इन द सदर्न ओशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एग्जिस्ट, और ऐसे पूछ सकता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सी दिस आइसबर्ग इज एक्चुअली गोइंग थ्रू। तो आपको एग्जाम में आंसर हो जाए वेंडल सी। ठीक है, वेंडल सी। ये वैसे भी पूछ सकता है कि वेंडल सी कहाँ पे पड़ता है, साइबेरिया, आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, थोड़ा सा इस तरह से भी ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी सवाल जहां मर्जी से पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे हमारा साउथ जॉर्जिया आइलैंड है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका पड़ते से काफी दूर है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ से जब ये A23B आएगा चलते चलते, तो फाइनली वो यहाँ जाके इससे टकराएगा और कुछ समय के लिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि ये जो साउथ जॉर्जिया है, यहाँ पे बहुत सारी मरीन लाइफ है, ओशन के बॉटम पे भी और ऊपर भी बहुत सारे पेंगुइन्स, बहुत सारे बर्ड्स वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा टकराएगा तो डेफिनेटली इसके आसपास आसपास का जो पानी है वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा, और एक्सट्रीमली कोल्ड भी हो जाएगा इसके अंदर जो, और जो डिस्टरबेंस होंगी लोकल वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ पे जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये साउथ जॉर्जिया भी आपको पता होना चाहिए कि साउथ जॉर्जिया जो आइलैंड है वो कौन से ओशन के अंदर पड़ता है, तो दिस इज इन द साउथ अटलांटिक ओशन। थोड़ा आप इसको याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में कि जो पेंगुइन्स है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज फुल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पेंगुइन्स, तो साउथ जॉर्जिया में बहुत सारे पेंगुइन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स में कई बार आ जाती है इस तरह की चीजें। ठीक है, चलिए जी। जो सेकंड आर्टिकल है वो बड़ा जबरदस्त है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था, और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जब CGI चंद्रचूड़ जी और हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी वो आपस में मिले, उन्होंने भाषण वगैरह दिया, तो मुर्मू जी ने जो है इन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई हमारे यहाँ पे क्या है ना, देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग भाषा बोली जाती है अलग अलग स्टेट्स में, तो जुडिशरी के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो डाइवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक ऐसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी देश में जो जो लोअर लेवल पे, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेशन वगैरह लेवल पे जो लोअर जुडिशरी होती है उसके अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है वो इक्वल हो सारे देश में, और उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाई जानी चाहिए, ताकि जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड हो, कंपटीशन बेस्ड हो और ट्रांसपेरेंट हो, जैसे यूपीएससी करता है। हमारे पास IPS IAS ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनकी जो रिक्रूटमेंट यूपीएससी करता है, एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मेरिट बेस्ड होता है, पूरे देश में वहां से ऑफिसर चुने जाते हैं। तो क्या इस तरह का पैटर्न हम लोग जुडिशियल सर्विसेज में कर सकते हैं क्या, लोअर जुडिशरी में कर सकते हैं क्या, ऐसा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ऑल इंडिया लेवल पे, और जिस तरह से लोअर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट किया जाएगा थ्रू आउट इंडिया, ए वन एग्जाम सिलेक्शन ये होगा। क्योंकि अभी तक इंडिया में जो चला आ रहा है सिस्टम वो कॉलोनियल सिस्टम चला आ रहा है, अंग्रेजों ने दिया था वैसे के वैसे हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अभी समय आ गया है कि इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करें और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हम लोग बनाएं। हालांकि इसकी डिमांड 1950 से हो रही है, ऑल लॉ कमीशन ने उस समय इसको रिकमेंड किया था, बट अभी तक ये जो है नेशनल लेवल पे इसको नहीं किया गया है। तो ऐसा किया जा सकता है, तो ये डिमांड फिर से उठी है और सरकार भी इसके बारे में कई बार बात कर चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पहली बात यह कि पावर ऑफ द स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई जो लोअर जुडिशरी हैं उन वहां पे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने की पावर स्टेट्स के पास है, और स्टेट ऐसा करते भी हैं। हर स्टेट के में उसके अलग अलग वैकेंसीज होती हैं और वो अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, राइट। पहली बात तो ये होगी, तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। दूसरी बात,
जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था इंदिरा गांधी जी के समय पे, उस समय का आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल 312। All India Judicial Services was included in Article 3(1) of 2 Constitution through this amendment, but it would still be a bill to decide on a board contours। ठीक है, अभी भी मतलब सरकार अगर इसको करना चाहेगी, करना चाहती है, तो उसको पार्लियामेंट के थ्रू ही आना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 3(1)(2)। उसके अलावा जो आर्टिकल 104 है और आर्टिकल 217 है, ये हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की बात करता है, राइट। और हमारे देश में तो जो जुडिशरी है वो कनेक्टिंग जुडिशरी है, राइट। और ये जो लोअर जुडिशरी है वो स्टेट्स अपने आप से करते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब आप लोअर जुडिशरी में जजेस वगैरह को अपॉइंट करते हो, तो फिलहाल स्टेट्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस एग्जाम के थ्रू ये प्रोसेस यूपीएससी जैसी संस्था कोई अगर बनाई जाएगी तो उसके थ्रू ये प्रोसेस वगैरह सारी की सारी होंगी। कोलेजियम सिस्टम की भी जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है, लेकिन वो लोअर जुडिशरी पे नहीं करता है, हायर जुडिशरी पे करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, राइट। आर्टिकल 312 अगेन यहाँ पे मेंशन करता है ऑल इंडिया सर्विसेज को। उसके अलावा अगर राज्यसभा के पास ये पावर है, राज्यसभा अगर चाहे तो वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है राज्यसभा में, जिसमें जो प्रेजेंट मेंबर हैं जो वोटिंग कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी अगर होगी, स्पेशल मेजोरिटी होगी, तो वो एक नया इंडियन सर्विसेज का सजेशन दे सकते हैं। राज्यसभा के पास ये पावर है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज नई बनानी है, जैसे यहाँ पे जुडिशियल सर्विस बनानी है, तो यह है पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है। राज्यसभा इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है, उसके बाद एक बिल लोकसभा के अंदर पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर वो पूरी प्रोसेस होती है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह यहाँ पे हैं। चैलेंजेस तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट की। ऑल इंडिया सर्विसेज की डिमांड, जुडिशियल सर्विस की डिमांड 1950 से हो रही है, कुछ तो बेनिफिट होगा इसका। क्या बेनिफिट हो सकता है? पहली बात तो यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहां पे ऐसा माना जाता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है जस्टिस सिस्टम की। क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि अलग अलग स्टेट में एग्जाम की क्वालिटी, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती है, तो ऑल इंडिया लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी है नहीं। यूपीएससी जैसी संस्था अगर कोई बनेगी इसके लिए, तो डेफिनेटली हाईएस्ट क्वालिटी जो है यहाँ पे मेंटेन होगी, तो हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो काफी स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सीधी सी बात है। और क्योंकि ये जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, वो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, मेरिट के बेस पे होगा, तो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत जबरदस्त आएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जब इतनी बड़ी संस्था अपॉइंटमेंट करेगी इन ऑल इंडिया लेवल पे जजेस की, तो इससे जजेस भी की संख्या बढ़ेगी, वैकेंसी कम होगी, नो डाउट। क्योंकि अगर आप देखें अभी, क्योंकि देखिए वैकेंसी अगर भरेगी तो केसेस भी कम होंगे। अभी 4.4 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ पे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें से 3.8 करोड़ जो केस हैं वो सिर्फ छोटे कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली वैकेंसी को भरने की रिक्वायरमेंट है, और इससे सोशल इंक्लूजन होगा। ऑल इंडिया लेवल पे अगर अपॉइंटमेंट होंगी, पेपर होगा, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस सर्विसेज के अंदर, तो डेफिनेटली एक जुडिशियल सर्विस वो बेटर होगा। अभी देखिए इंडिया में क्या है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों के पास सिर्फ 19 जज हैं, जबकि हमारा जो लॉ कमीशन है वो रिकमेंड करता है कि 1 मिलियन लोगों पे कम से कम 50 जज होने चाहिए, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। यस, तो ये दिक्कतें तो हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन बेनिफिट तो हैं ऑफ कोर्स। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा सर बेनिफिट ना है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आसान नहीं है एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट करना, यूपीएससी एक संस्था जैसी क्रिएट करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात तो चैलेंज यहाँ पे लैंग्वेज का आता है। आप मान के चले कि हरियाणा का पर्सन है, एक बंगाल का पर्सन है, वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू उसकी सिलेक्शन होती है, एग्जाम क्लियर होता है, और वो तमिलनाडु कैडर उसको मिल जाता है। अब उसको तमिल लैंग्वेज तो नहीं आती है, क्योंकि स्टेट्स के अंदर जो लोकल कोर्ट्स के अंदर जो बहस होती है, जो केसेस चलते हैं, वो लोकल लैंग्वेज में चलते हैं। अब हरियाणा का जज है, वेस्ट बंगाल का जज है, गुजरात का जज तमिलनाडु की कोर्ट में बैठा हुआ है, तो वहां पे तमिल तमिल लैंग्वेज में अगर भाषा में अगर वहां पे आर्गुमेंट चलेगा, तो उसको कितना समझ पाएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। 5%, 10%, 20%, 50%। अगर मान लो आप लैंग्वेज सीख भी जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो लैंग्वेज के छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, उस लैंग्वेज के जो बिटवीन द लाइंस जो मीनिंग्स होते हैं, तो आप वो आपको तभी आते हैं जब उस कल्चर को जानते हो लैंग्वेज के साथ साथ, तभी इंपॉर्टेंट है।
सिर्फ लैंग्वेज जाने से आप ऊपर ऊपर से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो कल्चरल जो वैल्यूज होती हैं, जो चीजें होती हैं, जो हल्की हल्की चीजें सिर्फ आप ही समझ सकते हो, वो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इसमें कुछ लोगों ने कहा भाई आईएएस ऑफिसर भी तो ऐसा करते हैं, है ना। एक वेस्ट बंगाल का एक आईएएस का एक पर्सन है जो बंगाली में फ्लुएंट है, वो भी तो यूपीएससी के थ्रू जब आईएएस ऑफिसर बनता है तो केरला में जा सकता है। तो जब वो केरला वहां की लैंग्वेज सीख सकता है, तो फिर एक जज क्यों नहीं सीख सकता। फिर से वहां पे यही बात आती है कि जजेस को डेली बेसिस पे लॉन्ग आवर्स तक इस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर का बहुत सारा काम इंग्लिश में भी आपका चल सकता है, लेकिन हाँ एक पॉइंट तो है, लैंग्वेज सीखी जा सकती है, कोई ऐसी कोई एलियन चीज नहीं है लैंग्वेज। आप थोड़ा ट्रेनिंग करके 6 महीने साल भर उसको सीख सकते हो। तो एक तो ये दिक्कत यहाँ पे है। उसके अलावा कई सारे स्टेट्स इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है, जैसे तृणमूल कांग्रेस और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। उनका कहना है कि साहब देखो हमारी स्टेट जुडिशरी हमारे हाथ में रहनी चाहिए, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हम अपनी पावर को सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये भी पॉइंट ऑफ कोर्स फेडरलिज्म में फ्रिक्शन होता ही है। डाइवर्जेंट व्यूज, है ना। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, उसमें रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, उसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी ऑफ कोर्स है नहीं, तो वो दिक्कत है। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बेसिक फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको डाइल्यूट आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टेट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बन सकती है। और हाई कोर्ट भी बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं एक स्टेट के अंदर। लेकिन अगर ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करेंगे हम लोग जुडिशियल सर्विसेज, तो हाई कोर्ट का कंट्रोल कम हो जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, तो हाई कोर्ट भी ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है। और इससे ऐसा माना जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि अभी उनके ऊपर एक हायर अथॉरिटी हो जाएगी, जैसे यूपीएससी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंस भी थोड़ी इंपैक्ट हो सकती है। हालांकि इस आर्गुमेंट में कोई खास दम नहीं है, बट स्टिल फिर भी तो ये कुछ इश्यूज तो हैं। ठीक है। और उसके अलावा कुछ बेनिफिट भी हैं, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो बात वही है, अगर आप इसको लेके आना चाहते हो हमारे देश में एक नई जुडिशियल सर्विसेज, तो सारे सारे स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बढ़िया सा प्रपोजल बनाइए जिसमें जितने भी कंसर्न्स हैं, चाहे वो स्टेट्स लेवल पे हो, इंडिपेंडेंट जो मेंबर हैं उनके लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, सबका सोल्यूशन आप जो है करने की कोशिश करिए, तब जाके इंट्रोड्यूस करिए। हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला है, बट स्टिल जब आवाज उठी है तो टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अगर लॉ की आपकी बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, या फिर लॉ का ऑप्शनल है या आपकी ग्रेजुएशन में था, मास्टर्स में था। चलिए, अगला टॉपिक आता है, व्हाई इज बिहार डिमांडिंग अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये तो बिहार में बहुत समय से डिमांड होती है। आप नितिन जी की अगर आप रैलीज देखते हो तो वो हमेशा एक ही डिमांड करते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा होता था, अभी बीजेपी की सरकार है तब भी ऐसा हो रहा है। तो किसी भी सरकार ने अभी तक बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो आज हम थोड़ा उसके बारे में ही पढ़ेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर, इट इज नॉट गिवन बाय द जुडिशरी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नहीं है कोई भी प्रोविजन रिगार्डिंग कैटेगराइजेशन ऑफ एनी स्टेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यह सिर्फ सेंटर के द्वारा दिया जाता है। पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि ऐसे स्टेट्स जो सोशो इकोनॉमिक या फिर जियोग्राफिकल, अगर वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं, जिसकी वजह से उनको डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो उनको हम लोग स्पेशल हेल्प देंगे। यही रिजर्वेशन के अंदर भी होता है। यानी कि समाज का जो हिस्सा पीछे छूट गया है, बैकवर्ड रह गया है सोशो इकोनॉमिकली, है ना, उनको हम लोग पुश करेंगे, राइट, एजुकेशनली। यहां पे भी उन्हीं स्टेट्स को हम लोग स्पेशल बेसिकली हेल्प करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट तो यहाँ पे ये है सबसे बड़ा, कि अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है, तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, वो 90% उसकी जो फंडिंग होती है वो सेंटर से आती है। आपको सिर्फ 10% देना पड़ता है, ओनली 10%। एज कंपेयर टू दैट, जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, उनको 60%, है ना, 70%, 75% इतना पैसा देना पड़ता है। सरकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 60-65% देती है, लेकिन यहाँ पे 90% सेंटर से आएगा और 10% जो है वो स्टेट से आएगा। कितना बेनिफिट हो गया आपको।
सिर्फ 10 रुपए देने हैं 100 रुपए में से, जबकि जो नॉर्मल स्टेट है उनको 40 रुपए देने हैं, 50 रुपए देने हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ टैक्सेस वगैरह के अंदर, एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस वगैरह के अंदर भी कंसेशन मिलता है। अगर ये स्टेट्स कल को बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो वहां पे भी कुछ परसेंटेज के अंदर छूट मिल जाती है। तो ये काफी बेनिफिट है अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया इसके लिए होगा ही। महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिल रहा है, हिमाचल को क्यों मिला? वो जो कैटेगरी, जो स्टेटस है, वो बेसिकली एक गदगिल फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा किया जाता है। उसने जो है कुछ 5 कंडीशन रखी थी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। पहली कैटेगरी थी, ये थी कि वो हिली एरिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिली एरिया होता है तो वहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। दूसरी बात, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वहां की जो मेजर काफी बड़ी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग, ट्राइबल वर्ग होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए, मतलब वो इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह शेयर करता हो किसी दूसरी कंट्री के साथ, क्योंकि वो भी सेंसिटिव मैटर हो जाता है। इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकवर्डनेस वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली पर्पस कि भाई हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, वही तो पर्पस था सरकार का। और नॉन वायबल नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंस, मतलब वहां की स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। अब वैसे तो लगभग लगभग देखा जाए बिहार इसमें से ये लास्ट वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है, फोर्थ वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल करता है, राइट। मान के चलिए, चलो थर्ड वाला भी करता ही है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के साथ लगता है, ये भी आप मान के चल सकते हैं। लेकिन लो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है बिहार की। इंडिया का वन ऑफ द डेंसेस्ट स्टेट है बिहार। बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक असम और नागालैंड, है ना, वो भी नहीं है। हिली टेरेन भी नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो चलो होता ही है। लेकिन ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो बिहार फुलफिल नहीं करता है, और इसलिए उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी नहीं दिया गया है ना। लेकिन बिहार क्यों डिमांड कर रहा है? बिहार डिमांड कर रहा है कि भैया मेरे यहाँ पे अराउंड 50% लोग जो है पुअर हैं और बैकवर्डनेस भी है, इसलिए मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। नदर्न पार्ट ऑफ बिहार में रेगुलर फ्लड मिलता है आपको, हर साल मानसून के टाइम पे वहां पे फ्लड आता है। वहीं सदर्न पार्ट ऑफ जो बिहार है वहां पे सीवियर ड्रॉट आता है। तो ज्योग्राफिकली तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में इस मामले में हो ही जाता है। क्योंकि जब से बिहार का बाइफर्केशन हुआ तो मेजरली जो रिसोर्सेज थे, जो इंडस्ट्री थी, वो झारखंड के हिस्से में चली गई, बिहार के हिस्से में कुछ खास रहा नहीं, जिसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इंडस्ट्री भी नहीं आएगी। और वही ने देखा जाता है कि वहां की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज ओनली 54,000 रुपीज पर ईयर, बिहार का। तो वन ऑफ द पुअर स्टेट है इंडिया का, तो इसीलिए वो स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है। लेकिन क्या कुछ और स्टेट भी हैं जैसे डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए थे, तो उस समय जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के पास चला गया था। यस। अब हैदराबाद एक ऐसा सिटी है जिससे बहुत ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि ये तेलंगाना के पास चला गया। तो आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है। ठीक है, ओडिशा भी ये डिमांड कर रहा है। ओडिशा की 22% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। उसके अलावा ओडिशा में खूब सारी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जैसे साइक्लोन वगैरह, हर साल 2-4 साइक्लोन ओडिशा को हिट करते हैं। तो इसकी वजह से वो भी कह रहे हैं कि साहब आप हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए। अब सरकार हिचकिचा रही है, वो कह रहे हैं, सर क्या करेंगे देके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? क्योंकि आप एक चीज देखिए ना, सेंटर ने क्या किया, 14th और 15th जो फाइनेंस कमीशन थी, इससे पहले सेंटर क्या करता था, अपना जितना भी रेवेन्यू होता था उसका 32% स्टेट्स को दिया करता था। लेकिन 14th और 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये जो शेयर है, सरकार ने उसको 32% से इंक्रीज करके 41% कर दिया। ठीक है, 15th को जब आया तो ऑलरेडी सरकार ये कह रही है कि हम लोगों ने आपका परसेंटेज इंक्रीज कर दिया लगभग लगभग 10%। तो अभी आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करना बंद करें। हाँ, जो हिली स्टेट्स हैं उनको डेफिनेटली हम लोग दे ही रहे हैं। हिली स्टेट्स के अलावा मतलब और भी स्टेट्स हैं यहाँ पे, जैसे 1969 में जब ये प्रोविजन आया था तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड, इन 3 स्टेट्स को दिया गया था। बाद में से 8 स्टेट्स और ऐड कर दिए गए, तो इस समय टोटल 11 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो 8 हो गए जो नए वाले हैं।
जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड, ये 3 वालों को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, बस ये इतना टॉपिक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये गदगिल फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जब फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस करा होती हैं तो उसमें कितना पैसा स्टेट से सेंटर को दिया जाएगा वो गदगिल फॉर्मूला के बेस पे दिया जाता है। हालांकि हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है जिसे मुखर्जी फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये आता है जी फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल द अर्बन पोल्यूशन। अब देखिए दिल्ली में क्या हाल हुआ, एनसीआर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, है ना, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं, कितना पोल्यूशन उनके अंदर होता है, भयंकर पोल्यूशन होता है, स्पेशली PM 2.5, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होती है बहुत ज्यादा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल है। 2 स्टडी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अर्बन एमिशन 2015 में स्टडी की गई थी और टेरी स्टडी 2018 में की गई थी, जिन्होंने ये कहा कि जो अर्बन स्मोक होती है, ठीक है, जो धुंध वगैरह दिखती है ना आपको, जब धुंध के साथ स्मोक मिक्स हो जाती है, पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाती है, उसे स्मोक कहते हैं। तिनका यह कहना है कि जो अर्बन स्मोक है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इस आर्टिकल में हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी जो डीजल व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं PM 2.5 में, डीजल व्हीकल्स स्पेशली। और डीजल व्हीकल में भी जो ट्रक हैं, बड़े जो ट्रक होते हैं, टेम्पो होते हैं, वो वाले, इंडिया में हर साल 9 लाख ट्रक नए ऐड हो जाते हैं। और इस समय टोटल 70 लाख फ्लीट जो ट्रक की है हमारे देश में है, और 9 लाख हर साल नए ऐड हो जाते हैं। अब मान के चलो, देखिए 9 लाख ऐड होते हैं तो 2-3 लाख तो रिमूव भी होते ही होंगे, बट स्टिल बहुत बड़ी संख्या है। और ये मान के चलिए 2050 तक आते आते ये संख्या 1 से 1.5 करोड़ के बीच में हो सकती है ट्रकों की। और ये मोस्टली जो ट्रक हैं वो डीजल ट्रक होते हैं। यस, डीजल ट्रक होते हैं। अब सीधी सी बात है, जब ट्रक ज्यादा होंगे और जो डीजल से चलेंगे तो पोल्यूशन तो ऑफ कोर्स होगा ही। यस, उसी के बारे में जो इन्होंने बात की है कि 90% जो रोड ट्रांसपोर्ट से CO2 एमिशन होता है वो बेसिकली हमारे कहाँ से होता है, ट्रक से होता है। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, ट्रकों का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, क्योंकि जो डीजल फायर इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बसों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है वैसे ही हम लोग ट्रक का भी इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। यस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा जो फोकस है सरकार का, या तो वो 3 व्हीलर के ऊपर है, या फिर वो पब्लिक बसेस के ऊपर है, जो पब्लिक बस होती हैं या सरकारी जो बसें होती हैं उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अभी तक ट्रक के ऊपर फोकस नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक हमारे यहाँ पे एक चीज छूटी हुई है जो तो जिसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। द रिसेंट डिमांड फॉर द 7,750 ई ट्रक्स इन इंडिया बाय 2030। ठीक है जी, इफ इट मटेरियलाइज, ये सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 7,500-8,000 के लगभग हम लोग ई ट्रक हमारे देश में चलाएंगे। अगर सरकार इसको करने में सक्सेसफुल होती है तो 2050 तक 800 बिलियन लीटर डीजल हम लोग सेव कर सकते हैं। और 2050 तक तो जो है लगभग 2 करोड़ के लगभग लगभग 1.25 करोड़ के आसपास ट्रक हो जाएंगे। तो सोच के देखिए कितना डीजल हम लोग बचाएंगे। सिर्फ डीजल ही नहीं बचाएंगे, कितना पोल्यूशन जो है हम लोग कम कर सकते हैं। यस, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, एक तो कॉस्ट सबसे बड़ा चैलेंज है। जो नॉर्मल ट्रक होता है डीजल ट्रक, वो आपको 40 लाख के आसपास मिल जाता है। वहीं जो ई ट्रक होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो ट्रक होता है, वो आपको 1.5 करोड़ रुपए का मिलता है। आप समझ के देखिए कितना गुना, कहीं ज्यादा गुना जो है यहाँ पे कॉस्ट पड़ती है आपको, सबसे बड़ी दिक्कत। फिर उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप 2 व्हीलर को, 4 व्हीलर को, जो छोटी गाड़ियां होती हैं उनको चार्ज कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रक के लिए आपको बड़ी बड़ी बैटरी चार्ज करनी पड़ेंगी, उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं। राइट, तो क्या कर सकते हैं, खाली सरकारी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। कुछ सब्सिडी वगैरह दे सकते हो, कुछ नया और सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या फिर कुछ ऐसे कॉरिडोर होंगे हमारे देश में जो स्पेशली, जिसे हम लोग ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। भैया इनके ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रक ही चलेंगे, कुछ और नहीं चलेगा। जैसे कुछ हमारे पास स्पेशल फ्रीट जो रेलवे ट्रैक्स हैं, उनके ऊपर सिर्फ वही सामान ढुलाई वाली ट्रेनें चलती हैं, सवारी वाली नहीं चलती है, पैसेंजर नहीं चलती हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं।
पहले छोटे छोटे रोड जैसे 200-300 किलोमीटर वाले कर सकते हैं, बाद में बड़े वाले कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा फिर वही छोटी छोटी चीजें हैं, इन जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंसेंटिवाइज करिए, सब्सिडी वगैरह दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो एफर्ट है उसको इंप्रूव करिए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को बेटर करिए। यही जो मोटी मोटी सी चीजें होती हैं, हर चीज बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कुछ कुछ लिखने के लिए आपको काम आएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं पोल्यूशन की, तो आप सारा फोकस उन चीजों के ऊपर मत करिए जो हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं। ये एक अलग डायमेंशन है जो अभी तक शायद आपने उतना फोकस इसके ऊपर नहीं किया होगा, नहीं सोचा होगा। तो ट्रक जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो बहुत फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये आर्टिकल आप इस परस्पेक्टिव में यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।